नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो मेरठ से, जहां पर ब्लैक फंगस से 2 की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हो गई है। मेरठ में ब्लैक फंगस से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। मेरठ में ब्लैक फंगस के कुल 66 मरीज हैं। कई मरीजों का ऑपरेशन हुआ है, कुछ को दिल्ली रेफर किया गया है। लेकिन इस बीच ये जानकारी सामने आई है कि यहाँ पर ब्लैक फंगस से 2 और लोगों की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की जान गई है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस से मेरठ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। मेरठ में ब्लैक फंगस के कुल 66 मरीज हैं। कई मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया है और कुछ की गंभीर हालत को देखते हुए उनको दिल्ली रेफर किया गया है। तो पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले मेरठ में ही 66 मामले हैं। अब तक यहाँ पर 3 लोगों की जान पहले ही ब्लैक फंगस के चलते जा चुकी थी। 2 और मरीजों की मौत ब्लैक फंगस से हो गई है। इसके अलावा कुछ मरीजों की हालत गंभीर है, उनको दिल्ली रेफर किया गया है और कुछ मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ब्लैक फंगस से मौत की खबरें सामने आने लगी हैं। मेरठ में 5 मरीजों की अब तक ब्लैक फंगस के चलते जान जा चुकी है। मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या जानकारी आपके पास? ये देखिए, मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हो गई है। जिले में इस बीमारी से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। 66 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। कई मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन का कहना है कि ब्लैक फंगस पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक भी की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर धीरज बालियान ने बताया है कि ब्लैक फंगस और कोविड की वजह से 2 मरीजों की मौत हुई है। एक मरीज निजी अस्पताल में रेफर किया गया था। दोनों मेरठ के रहने वाले थे। इससे पहले ब्लैक फंगस के 3 मरीजों की नर्सिंग होम में मौत हुई थी और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि ये बेहद खतरनाक बीमारी है जो नाक के रास्ते साइनस में संक्रमित होकर आंखों, जबड़ों और दिमाग को संक्रमित कर रहा है। बीमारी की पहचान में देरी होने पर मरीज की आंख व जबड़ा हमेशा के लिए खराब हो रहा है। उमेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना को लेकर और उससे निपटने के उपायों को लेकर पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 प्रदेशों के 54 जिलों के जिलाधिकारियों से बात करेंगे और जिलाधिकारियों से कोरोना से बचाव को लेकर फीडबैक भी लेंगे। इस संवाद में यूपी के भी 5 जिलों के जिलाधिकारी शामिल होंगे। इनमें मुरादाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और बरेली के जिलाधिकारी शामिल होंगे। पीएम मोदी कोरोना से हालात पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 18 मई को भी पीएम ने 46 जिलों के अधिकारियों से कोरोना को लेकर संवाद किया था। आज एक बार फिर से वो जिलाधिकारियों से संवाद करने वाले हैं, जिसमें वो फीडबैक लेंगे, पूछेंगे कि डीएम की तरफ से अपने अपने जिलों में क्या कदम उठाए गए कोविड की रोकथाम को लेकर और वो कदम कितने प्रभावी साबित हुए हैं। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी वो चर्चा करेंगे। आपको याद होगा 18 मई को जब पीएम ने तमाम जिलों के डीएम से संवाद किया था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि कोविड से लड़ाई के खिलाफ आप सभी लोग कमांडर हैं। ऐसे में आपकी भूमिका, आपका रोल बहुत अहम हो जाता है। आपकी तरफ से अगर कोई ऐसा प्रयास किया गया है जिसका व्यापक असर देखने को मिला है, जिसका फ़ायदा देखने को मिला है, तो आप वो सुझाव हमें भी दे सकते हैं ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में उसको लागू किया जा सके और उससे और अधिक फ़ायदा उठाया जा सके। आज एक बार फिर से वो अधिकारियों के साथ संवाद करने वाले हैं। इस संवाद में चर्चा इसी बात को लेकर होगी कि आगे और क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। और जिन जिलों के डीएम से आज प्रधानमंत्री मोदी संवाद करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के डीएम से, वहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोएडा से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ हैं, साथ ही फरीद शमसी मुरादाबाद से हमारे साथ हैं, हरीश मिश्रा हमारे साथ बरेली से हैं। अमित, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। गाजियाबाद के डीएम की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री के साथ संवाद में वो कर सकते हैं, और आगे और क्या कुछ एक्शन प्लान है खासतौर से तीसरी लहर को लेकर जो आज पीएम से संवाद के दौरान वो बता सकते हैं? कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, अगर गाजियाबाद की मैं बात करूं तो वहां एकाएक इसमें गिरावट आई है। जहां ये ग्राफ डेली का जो जा रहा था 1100 से 1200 के बीच जा रहा था, वहीं जो मरीज हैं उनकी जो संख्या है वो 200 से 250 रह गई है। वजह यही है कि प्रशासन की तरफ से काफी सख्ती बरती गई। साथ ही जो जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे हैं उनकी तरफ से भी नए नए प्रयास किए जाने लगे। ऐसा एक प्रयास इन्होंने किया था अभी 2 दिन पहले, जिसमें इन्होंने एक मेल आईडी जारी की, ऑलवेज विद यू। इसके अंतर्गत जो लोग ऐसे हैं जिनके घर के मुखिया की डेथ हो गई है और वो अपने परिवार को नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसे में उनके डेथ सर्टिफिकेट बनाना, उनका वारिसान बनाना या उनके जो भी लोन्स वगैरह हैं उन सबको क्लियरेशन करने के लिए
एक टीम गठित कर दी जाती है। उस मेल पर जैसे ही आप मेल करेंगे और बताएंगे कि मुझे ये दिक्कत है, तो उस मेल के जरिए ये जो जिलाधिकारी के पास जाएगी, वहीं से इसको एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता है। वो तमाम ऐसी सुविधाएं उनको देते हैं जिसके तहत जो पीड़ित परिवार है, उन पीड़ित परिवारों तक वो तमाम चीजें चली जाती हैं। मसलन उनका डेथ सर्टिफिकेट बनना हो, या वारिसान बनना हो, या उनके बैंक का कोई काम रुका हुआ है, या उनका लोन का कोई काम रुका हुआ है। तो ऐसे में इस पहल को बेहद ही सराहा भी जा रहा है, और संभवतः इसी बात को लेकर वो आज जो चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जिलाधिकारियों के साथ, तो संभवतः इस प्रयास को भी वो उसमें बता सकते हैं। ठीक है, नोएडा से अमित भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। अमित, आपके पास क्या जानकारी है? आज पीएम से संवाद के दौरान गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास हलवाई की तरफ से कौन सी बड़ी बातें हैं जो रखी जा सकती हैं? देखिए अमित, आपको बता दूं, जब कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसमें जब चरम पर थी, तो गौतम बुद्ध नगर में ऑक्सीजन की कमी और दवाई की जो कमी थी वो सामने दिखाई दे रही थी। तो उसी को लेकर जिलाधिकारी ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया। जो सोसाइटीज़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, मरीजों को होम आइसोलेशन में थे, तो उनको ऑक्सीजन पहुंचाई गई, दवाई पहुंचाई गई। तो उस चीज़ को लेकर केंद्र सरकार ने और नीति आयोग ने गौतम बुद्ध नगर की पहले ही तारीफ की थी कि जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध नगर में जो कोरोना के केस थे उस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट रहा। तो सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि गौतम बुद्ध नगर दिल्ली सटा हुआ इलाका, दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़े थे, उसके बाद फिर जो गौतम बुद्ध नगर में केस बढ़ने लगे थे, तो बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उस चीज़ को लेकर लगातार जब केस बढ़े, तो जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको बहुत अच्छी तरीके से जो मैनेजमेंट किया, ये प्राथमिकता रहेगी कि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी द्वारा जो मैनेजमेंट था उसी को लेकर पीएम आज चर्चा कर सकते हैं। जी ठीक है, मुरादाबाद से भी अपडेट ले लेते हैं। फरीद शमसी वहाँ से हमारे साथ हैं। फरीद, वहाँ पर क्या तैयारियां हैं डीएम की जो आज पीएम के साथ संवाद में वो रख सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं? जी अमित, पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने उन्हीं जिलों के डीएम से वार्ता रखी है जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज ज्यादा मिले थे और वहां पर मौतों का आंकड़ा बहुत कम था और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बेहतर इलाज मिला था। और जिस तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे उससे ज्यादा तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं। मुरादाबाद में 36,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें अब सिर्फ 3,000 पॉजिटिव मरीज हैं। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री उन जिलों के जिलाधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, किस तरह का उन्होंने अभियान चलाया था, चेकिंग की थी, इलाज कराया था, जिसकी वजह से इतनी जल्दी नियंत्रण करा। अब जिस तरह की डॉक्टर आशंका जता रहे हैं कि तीसरी वेव में बच्चों को और लोगों को ये संक्रमण अपनी चपेट में ले सकता है, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री वार्ता करेंगे कि तीसरे जो वेव आएगी, लहर आएगी, उसमें किस तरह के इंतजाम जिलाधिकारी द्वारा किए जा रहे हैं। मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने काफी ज्यादा इंतजाम किए हैं, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री को वो जानकारी भी देंगे। जी अमित। ठीक है, बरेली से हरीश भी हमारे साथ हैं। हरीश, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है आज के संवाद को लेकर पीएम और डीएम के? जिलाधिकारी बरेली से बात करेंगे और जो पीएम बात करेंगे उनका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि बरेली में ऐसी क्या चीजें की कमी है जिनको सरकार के द्वारा पूरा किया जा सके। सबसे पहले उनका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और उसके अलावा जो उपकरण ऐसे हैं जो ब्लैक फंगस और कोरोना की जो उनकी रोकथाम के लिए काम कर सकते हैं। यूपी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार दोनों सरकारें इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि किसी भी जो है उपकरण की कमी न पड़े और जो लगातार संबंधी इन पर काम करने की जरूरत है वो लगभग सभी को पूरा हो जाए। ऐसे में जो आज 11 बजे जो डीएम से बातचीत होंगी, उन पर डीएम से ये धरातल की चीजें पूछी जाएंगी। क्या आपके जिले में कोई ऐसी समस्या जिसके सरकार या केंद्र सरकार उसको पूरा कर सके? तो ऐसे में बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली में पिछले जो केस हैं वो लगातार पहले से घटते नजर आए हैं। पहले रिकवरी रेट भी वहां पर बढ़ रहा है, 80 से 90% के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी, तो इसका असर भी ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। गांव में कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से गिरा है। कैसे हुआ ये मुमकिन, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। यूपी के गांवों में कोरोना के फन को योगी सरकार ने लगभग कुचल दिया है। सीएम योगी एक्शन में आए तो सभी 75 जिलों में इसका असर भी दिखाई दिया। रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला हिट रहा। गांव में कोरोना के मामलों का ग्राफ तेजी से गिरा। गांव दर गांव ट्रेसिंग का काम अभी भी तेजी से जारी है और अब कोरोना कंट्रोल करने के लिए प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ जिलाधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लेने का आदेश दे दिया गया है। यूपी के कई जिलों में, फिर चाहे वो लखनऊ हो या रायबरेली या फिर मऊ, हर जिले में टेस्टिंग का काम तेजी से हो रहा है और लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में
और इसी क्रम में जनपद राजधानी लखनऊ में हम लोगों ने 2 चरण में 100% हाउस होल्ड को सर्वे का कार्य किया हुआ है। इसमें मेडिकल सर्विलांस हो रहा है, हमारी आरआरटी और विशेष रूप से चेतक आरआरटी जो मोटरसाइकिलों पे चलती हैं, गांव के हर गली मोहल्ले तक पहुंचती हैं, हर जो हमारी अगर संकरी सड़कें भी हैं वहाँ पे भी ये चेतक आरआरटी पहुँचती हैं। हर घर के हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सिम्टोमेटिक है कि नहीं इसको चेक किया जा रहा है। अगर कोई भी लक्षणात्मक पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से तभी के तभी हाथों हाथ उनको निःशुल्क दवाई की किट भी दी जा रही है। गांवों में तेजी से हो रहा है कोरोना पर काबू। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज 1 लाख कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। कुल 4.5 करोड़ टेस्ट में 2 करोड़ 34 लाख टेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हैं। 70,000 निगरानी समितियां गांव में घूमकर संदिग्ध कोरोना मरीजों को चिन्हित कर रही हैं। योगी सरकार के रेसिंग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले की WHO भी तारीफ कर चुका है। देश का सबसे कम पॉजिटिविटी रेट यानी 3.5 दर्ज हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय केस 1,23,589 बचे हैं। यूपी के 4 जिलों में पॉजिटिव केस सिंगल डिजिट में है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में सभी 75 जिलों के सभी ब्लॉकों में निगरानी समिति बनाई गई है। प्रत्येक निगरानी समिति में 3 से 5 सदस्य आशा बहु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। लक्षण संदिग्ध होने पर उनकी जांच भी कराई जाती है। कोई नहीं, पहले लक्षण थे बुखार के, सर्दी जुकाम के जी। और गांव में टीम जाती है? हाँ सर, टीम जाती है और हमारी आशा बहु हैं घर घर दवाई सबको वितरित कर रही है। सबको बताती हैं कैसे खाना है दवा। गांव में हमारे 5 टीमें बनी हैं। प्रत्येक दिन 2-2 गांव देखती हैं और गांव में संक्रमण बढ़ा था, लेकिन अब वहां पे सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। जो भी संक्रमित या लक्षण युक्त मरीज हैं उनको दवा उनको घर पे दी जा रही है। यही नहीं, इसके अलावा सभी जिलों के प्रत्येक ब्लॉकों में 3 आरआरटी टीम होती है जिसमें फार्मासिस्ट, एनएम और डॉक्टर होते हैं। और अब तो सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों को भी जिले में जाकर जायजा लेने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5 मई से एक अभियान छेड़ा और ये अभियान था कि 4 लाख के ऊपर जो आशा के सदस्य हैं, आंगनवाड़ी के हैं, उसके अंदर अन्य स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं, वो घर घर जाके एक प्रकार से दस्तक का अभियान करते हुए उन लोगों ने चिन्हित करा कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई लक्षण हैं तो उनको तुरंत मेडिकल किट दी गई है, टेस्टिंग करी जा रही है, आरआरटी को पहुँचाया जा रहा है, रैपिड एक्शन टीम को पहुँचाया जा रहा है और उनके लिए ध्यान दिया जा रहा है। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोरोना कंट्रोल में योगी सरकार अब तक अव्वल साबित हुई है। और अगर ऐसे ही गांव दर गांव टेस्टिंग होती रही तो जल्द ही यूपी से कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा। रिपोर्ट ZT। शामली में बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश में भरभरा कर एक छत गिर गई। 3 मासूम बच्चों के साथ मां की मौत हो गई। मलबे में दबकर चारों की मौत की खबर सामने आई है। पिता और एक बच्चा बाल बचा है इस हादसे में। दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं शामली से, जहां पर तेज बारिश हो रही थी और इस बारिश के चलते एक मकान की छत भरभरा कर नीचे गिर गई, जिसके नीचे दबने से मां समेत 3 बच्चों की मौत हो गई है। पिता और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको शामली से बता रहे हैं। बीते कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते एक मकान की छत नीचे गिर गई और उसके मलबे में दबने से मां समेत 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मलबे के नीचे दबे पिता और एक बच्चे को बचाया गया है, लेकिन 3 मासूम और मां की इस दर्दनाक हादसे में जान चली गई है। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए आप। यही वो मकान है जिसकी छत भरभरा कर नीचे गिरी और जिसके मलबे में दबकर 3 मासूम बच्चों समेत मां की मौत हो गई है। और शामली से हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। शहनवाज, क्या जानकारी मिल पाई है हादसे के बारे में और जो बच्चा और पिता इस वक्त सुरक्षित हैं उनकी हालत के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जो पिता है और पुत्र हैं वो बिल्कुल जो है सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। मामला जो है सुबह करीब 5 बजे का बताया जा रहा है, जिस समय जो है पूरा परिवार नींद में सोया हुआ था, बेखौफ सोया हुआ था।
अचानक से जो है भर भरा कर मकान की छत गिरती है और पूरा परिवार 6 सदस्य परिवार मलबे में दब जाता है, जिनमें से 3 बच्चों सहित मां की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है, जबकि पिता और पुत्र को सकुशल मलबे से निकाल लिया गया है। हादसे के बाद पूरा परिवार गमजदा है, पूरे शहर में गम का माहौल है, सभी की आंखें नम है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 बच्चे और एक मां की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे को सुनकर हर कोई सहम उठा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मकान की कच्ची छत थी और पिछले 1 दिन से शामली में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण से मकान की छत देर रात भर भरा कर गिर गई और मकान के 3 बच्चों सहित मकान में मौजूद 3 बच्चों सहित मां की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जी शहनवाज, तस्वीरों में मकान बहुत पुराना तो नहीं दिख रहा है, उसकी जर्जर हालत तो नहीं थी, तो फिर ये हादसा कैसे हुआ? देखिए, मकान अभी बनकर तैयार हुआ था। परिवार जो है वो मजदूरी का काम करता है। लेंटर के लिए उन लोगों के पास कहना है कि पैसे नहीं थे। उन्होंने मकान पर गाटरों वाली कच्ची छत डाली हुई थी। कच्ची छत जो लगातार बारिश हो रही है वो नमी के कारण जो है कमज़ोर हो गई थी और देर रात भर भरा कर गिर गई है, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि जो है अब परिवार में केवल 2 ही लोग बच पाए हैं, पिता व पुत्र बच पाए हैं। फिलहाल जो परिवार है वो गमजदा है और परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना से मौत के बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। बेसहारा परिवारों की मदद के लिए सरकार से मांग भी लगातार की जा रही है और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसी कड़ी में ट्वीट किया है। सरकारी दावे के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के केस कुछ कम हो रहे हैं, जो थोड़ी राहत की बात है, लेकिन कोरोना से मौतों की संख्या बढ़ रही है। कारण चाहे कुछ भी हो, किंतु ये अति विषम व अति दुखद स्थिति है, जिससे मुक्ति के लिए हर स्तर पर सभी प्रकार के ईमानदार प्रयास बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही आगे उन्होंने ट्वीट किया है कि यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बहुत तेज़ी से लोगों को संक्रमित कर उनकी जान ले रहा है। लोग जैसे तैसे उनका दाह संस्कार करने को मजबूर हैं। ऐसे उजड़े गरीब व बेसहारा परिवारों की हर प्रकार की मदद के लिए सरकार को तुरंत घोषणाओं से आगे बढ़कर सक्रिय होना चाहिए। इटावा से बीजेपी की सदर विधायक सरिता भदौरिया ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए प्रशासन को विधायक निधि से 52 लाख रुपए दिए हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अपील की है। विधायक सरिता भदौरिया का कहना है कि उदी सीएचसी पर ऑक्सीजन प्लांट लगने से जिले का बड़ा हिस्सा जो बीहड़ क्षेत्र में आता है उसे फायदा मिल पाएगा। इसके मद्देनज़र सरकार ने जिला मुख्यालय पर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए व्यवस्था की है और मुझे लगता है कि मेरा क्षेत्र जो पारपट्टी है बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ के लोगों के लिए वहाँ पे वैसे तो 30 शैय्या का हॉस्पिटल है, तो 50 बेड का हॉस्पिटल हो जाए वो। और ऑक्सीजन प्लांट के लिए मैंने 52 लाख रुपए का जो एस्टीमेट 51,74,000 का डीएम ने मुझे दिया था, तो मैंने 52 लाख रुपए की धनराशि उनको उपलब्ध कराई है पारपट्टी क्षेत्र के उदी सीएचसी को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए।